हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट पे। ये आपका एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है और इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे वो आपके कराए जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जब मैंने आपको डिटेल समझाई थी पिछले प्रैक्टिस सेटों में। तो मैंने आपको बताया था कि जो मुद्रा का प्रयोग किया गया है हड़प्पा काल में, उसको टेराकोटा मिट्टी होती है उसका प्रयोग इस पर किया गया है। टेराकोटा की मुद्राओं का प्रयोग इस पर मोहर के रूप में किया गया है। ठीक है, तो ये तो आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, तो इस प्रैक्टिस सेट के आप ज़्यादा क्वेश्चन आप कर अपने आप ही कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर है टेराकोटा। ठीक है, तो जो मोहर थी, जो आपकी मोहर यूज होती थी हड़प्पा सभ्यता में, उसमें किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग हुआ है, यानी किस प्रकार की द्रव्य का प्रयोग हुआ है, तो उसका नाम है टेराकोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन दिया है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। बात हो रही है जैन धर्म की। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म के दो तीन तीर्थंकरों के बारे में पूछा जाता है। एक तो पहले थे आपके ऋषभ देव, और आपके 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है, और आपके अंतिम अंतिम या फिर आपके 24वें तीर्थंकर। कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो 23 में थे आपके पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह क्या था? जिनका चिन्ह था सांप। ठीक है, और 24 में थे आपके महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। और इनका चिन्ह क्या माना जाता है? इनका चिन्ह माना जाता है सिंह। ठीक है, इनका चिन्ह माना जाता है सिंह को। और जो आपके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनका चिन्ह क्या माना जाता है? तो इनका चिन्ह माना जाता है आपका वृषभ या फिर बैल। ठीक है, वृषभ या फिर बैल। तो ये चिन्ह चिन्ह से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतीक मुद्रा को प्रचलन में लाने का प्रयोग सफल नहीं हो सका था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दो तीन काम किए थे, जो कि दोनों ही उसके असफल भी रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसने दो तीन प्रयोग किए थे जो कि आप इसके असफल भी रहे थे। तो बात हो रही इसकी, किसने जो मुद्रा चलाई थी वो इसका असफल असफल क्यों रही थी? क्योंकि इसने जो मुद्रा चलाई थी वो तांबे की चलाई थी। आपको पता है कि तांबे की जो मुद्रा थी वो लोकल जो वहाँ के लोग लोहार वगैरह होते थे वो भी इसको बना लेते थे। इससे क्या होता है, मुद्रा मुद्रा की जो वैल्यू थी वो घट रही थी। तो ये वो वाला जो प्रयोग हुआ था वो आपका इस वजह से असफल रहा था। तो बात, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा कि जाली सिक्कों की वृहद पैमाने पर ढलाई। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा? यानी कि बहुत सारे नकली सिक्के बनाए जाने लगे थे, क्योंकि वो तांबे का सिक्का था। तो वैल्यू जिस तांबे के 1 रुपये का सिक्का बनाने में 10 पैसे की 10 पैसे की लागत आ रही थी। तो लोग अपने घर में ही बना लेते थे। तो इस वजह से जाली सिक्कों की क्या थी, ढलाई ज़्यादा हो रही थी। वो प्रयोग क्या हो गया था, असफल हो गया था। ठीक है, बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक यात्री आया था। उस यात्री का नाम है इब्न बतूता, जो कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। मोरक्को को रहने वाला था, और इसकी पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रहेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के उत्तराधिकारी थे जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महाराजपाल बने थे। यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किसके उत्तराधिकारी थे? तो वो थे आपके माउंट बेटन के उत्तराधिकारी। इन माउंट बेटन के बाद में कौन भारत का वायसराय बना था या फिर राज्यपाल बना था? वो थे राजगोपालाचारी। माउंट बेटन ने अंतिम अंतिम वायसराय थे, अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। और राजगोपालाचारी कौन थे? ये स्वतंत्र भारत के पहले के प्रथम। ठीक है, प्रथम वायसराय कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए, 1931 का जो कराची अधिवेशन किया गया था, ये किसके उपलक्ष्य में किया गया था? तो आपको पता है 1931 में 23 मार्च 1931 को ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी।
ठीक है। और गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था उसी टाइम पे, तो उसके उपलक्ष्य में ये आपका आयोजन किया गया था। ठीक है, पूरा पैक्ट भी उसी टाइम पे हुआ था, तो ये सब इसके उपलक्ष्य में ये इसका आयोजन किया गया था। तो इस आयोजन का अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसमें खासियत क्या थी, तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को काले झंडे कब दिखाई गए, मतलब काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए गए, काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए गए थे। ठीक है, तो वो था आपका कराची अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, जिसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि गांधी जी को काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए गए थे, तो वो है आपका कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति, ऑप्शन है 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 का मार्लियामेंटो, 1919 का मॉन्टेग्यू सुधार, या फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो आप सभी को पता है कि जो निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति में की शुरुआत की गई थी सांप्रदायिक आधार पर, वो कौन सा था, वो 1909 का मार्लियामेंटो रिफॉर्म था। मार्लियामेंटो रिफॉर्म के आधार पर ही अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इस समय वायसराय कौन था, तो इस समय वायसराय था आपका मौर्य। ठीक है, मौर्य इस समय वायसराय था भारत का, इसमें से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, इसमें इसको सही कर लेना ऊपर वाले को। ये यहाँ पे जो वायसराय था भारत का, वो कौन था, वो मिंटो था। कौन था, मिंटो था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित, सॉरी, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये बात किसने बोली थी, तो ये बात बोली थी आपकी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे पॉइंट हैं, पूरा का पूरा जो आधुनिक इतिहास है वो महात्मा गांधी के बारे में ही है ज़्यादातर। बाकी कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसका नाम क्या है, वो है आपका बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन 1924। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बेलगांव किस राज्य में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक। ठीक है, बाकी के तो बहुत सारे क्वेश्चन है महात्मा गांधी के बारे में, जैसे 1942 में जो करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 1928 में दिल्ली की फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई स्थापना की गई थी, इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो 1928 में किसकी स्थापना की गई थी, HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, सॉरी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। किसने की थी, भगत सिंह ने, और इन लोगों ने मिलकर की थी, भगत सिंह, जतिन दास वगैरह ने मिलकर की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसमें वो भी सदस्य थे, उनका नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये भी इनके सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्षत्रिय किस राज्य का है, तो ये सारा क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है आपको। क्षत्रिय किस राज्य का है, असम का है। किसका है, असम का। किस नाटक से लिया गया है, ये अंकिया नाट से लिया गया है, अंकिया नाट नामक नाटक से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है, ठीक है, और शंकर देव का ये नाटक है, शंकर देव का ये नाटक है। नाटक का नाम क्या है, अंकिया नाट, और किस राज्य का है, असम का। ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं, वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में प्रचलित हैं। ठीक है, और जिनके बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है। बाकी कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए, जैसे कथकली कहाँ का है, कथकली और कथक। तो कथकली आपका केरल का है, और कथक कहाँ का है, कथक आपका उत्तर भारत का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, यहाँ पे उत्तर भारत। ठीक है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य हो गए। ठीक है, और मणिपुर का कौन सा था, मणिपुर का मणिपुरी था शास्त्रीय नृत्य। केरल का आपका कथकली हो जाएगा केरल का, और एक और है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, केरल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस कथक कथक घराने के थे? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, कथक जो नृत्य था ऊपर किस कहाँ का है? उत्तर भारत, स्पेशली उत्तर प्रदेश का माना जाता है। ठीक है, तो इसके जो प्रसिद्ध कलाकार थे उनका नाम क्या है? पंडित बिरजू बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। और ये किस नृत्य से संबंधित है? ये कथक से संबंधित है। इनका घराना कौन सा था? इनका घराना था लखनऊ घराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गोंडवाना समूह की दामोदर श्रेणी के 3 चरण हैं: नामत, रानीगंज, बैरन, वॉक्स और बराकर। मतलब मध्य चरण को बैरन कहते हैं। क्यों कहते हैं मध्य चरण को बैरन? ऑप्शन है, इनमें कोयला होता है, लोहा नहीं। इनमें लोहा होता है, कोयला नहीं। इसमें ना तो कोयला होता है ना ही लोहा। यह शैल और मृत्तिका से बनी अपसादी पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें लोहा होता है, कोयला नहीं। तो गोंडवाना क्षेत्र की बात करें तो किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो रेचना किससे बना है? रेचना बना है आपका रावी और चिनाब। रे से बना है रावी, चना से बना है चिनाब। ठीक है, रावी और चिनाब नदियों का जो दोआब है उसको बोलते हैं रेचना। ठीक है, रावी और चिनाब नदियों के दोआब को क्या बोलते हैं? रेचना बोला जाता है। क्लियर? एक होता है बारी। बारी किसको बोलते हैं? ब्यास और रावी के बीच का, ब्यास और रावी के जो बीच का दोआब होता है उसको बोला जाता है बारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैसाखी शब्द भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? काल वैसाखी इसका संबंध किस राज्य से है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गर्मियों के मौसम में जो तेज वर्षा होती है उससे संबंधित है आपका काल वैसाखी, जो कि फसलों को नष्ट करती है, इसलिए इसका नाम काल वैसाखी बोला जाता है। ठीक है, इसका संबंध किससे? पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ पर है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? तो देखिए, दक्षिण गंगोत्री आपको पता है अंटार्कटिका महाद्वीप है, यानी कि यानी कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर। तो वहाँ पर कौन सा? दक्षिण गंगोत्री, जो कि आपका अभी बंद हो चुका है, यानी बर्फ से ढकने के कारण ये बंद हो गया है। इसके बाद भारत ने भेजा है मैत्री। मैत्री भी कहाँ भेजा है? ये आपका अंटार्कटिका पर ही भेजा है, अंटार्कटिका पर ही भेजा है। ठीक है, पहले भेजा था, सबसे पहले भेजा था दक्षिण गंगोत्री। ये आपका क्या हुआ? बर्फ से ढकने के कारण बंद हो गया है। अब दूसरा कौन सा चालू हो रहा है? दूसरा आपका चालू है मैत्री। ठीक है, तो मैत्री का संबंध भी किससे है? मैत्री का संबंध भी किससे है? अंटार्कटिका महाद्वीप से ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना था? अभी वाले का, अभी वाले का बनेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? भूतापीय ऊर्जा से मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कहीं कहीं ना जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है, तो उस गर्म पानी की ऊष्मा का यूज करके ही बिजली बनाई जाती है, उसी को बोला जाता है भूतापीय ऊर्जा का दोहन। ठीक है, तो ये किस स्थान में मिलती है? तो ये मिलती है आपकी मणिकर्ण। ये कहाँ पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके आप मतलब उसकी तापीय ऊष्मा का प्रयोग करके बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है? सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य में? मैंने आपको बताया हुआ है, किसमें है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, किसमें है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण है। अच्छा, बात करें हम 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कितना वन आवरण भारत में? तो 24% के आसपास इसमें वन आवरण है। ठीक है, और ये वन रिपोर्ट कहाँ से आती है? तो वन रिपोर्ट आती है आपकी देहरादून से। देहरादून से वन रिपोर्ट आपकी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चिनूक भवनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन एक सही नहीं है? चिनूक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे प्रशांत महासागर से उठते हैं, बिल्कुल ठीक है। रॉकी पर्वतों को पार कर कर वे पर्वतों के पूर्व की ओर पूर्वी तरफ अवरोहण करते हैं। ठीक है, वे प्रेरी भागों में वर्षा लाते हैं। ये पवन गेहूं की खेती के लिए लाभदायक है। देखिए, आपको बताऊं कि जो आपका उत्तरी अमेरिका है, जो आपका उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत के
यहाँ पे लगभग बराबर में आपका प्रेरी मैदान है। कौन सा मैदान है? प्रेरी घास का मैदान है। इसमें क्या होता है कि इसमें बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। ठंड के मौसम में क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है। और ये जो हवा होती है चिनूक चिनूक जो हवा है, ये क्या है, एक प्रकार की गर्म हवा है। जब ये हवा इधर से उतरती है नीचे की तरफ, जब हवा ये उतरती है रॉकी पर्वत को पार करके, तो गर्म हवा होने के कारण ये बर्फ़ क्या होती है, पिघल जाती है। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो यहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ जाती है। पानी की मात्रा बढ़ने से ये जो घास के मैदान है एकदम हरे भरे हो जाते हैं और खेती खेती करने के लिए बढ़िया हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पशुओं को के लिए इसका चारा मिल जाता है। और उससे क्या होता है कि यहाँ मतलब इसमें फसल अच्छी हो जाती है और पैदावार भी अच्छी होती है। अच्छा, आपको जो पॉइंट दिए, पॉइंट क्या क्या है, ये प्रशांत महासागर से उठती है। तो आपको पता ही है कि जो अ, उत्तरी अमेरिका है उसकी जो बाईं तरफ है, उसकी जो बाईं तरफ है वो प्रशांत महासागर ही है। तो एकदम सही है पहला कथन तो। रोगी पर्वतों को पार करके उतरते हैं, तो ये बात भी ठीक है। तो ये पेरी भागों में वर्षा लाते हैं, तो इसके कारण इसमें वर्षा नहीं होती क्योंकि यहाँ पर मौसम ठंडा होता है, तो वर्षा नहीं होगी। तो ये तो आपका क्या है, गलत, आपसे गलत वाला ही आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम ठीक है। और गेहूँ की खेती के लिए लाभदायक है, तो बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो बर्फ़ जमी होती है वो एकदम, उससे वो बर्फ़ पिघल जाती है तो खेती करने के लिए लाभदायक होती है, ठीक है। आपको ये चिनूक नाम है, चिनूक नाम के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आइस ईटर, आइस ईटर पवन किसे कहते हैं, यानी कि बर्फ़ को खाने वाली पवन, या फिर इसको बोलते हैं बर्फ भक्षक। बर्फ भक्षक पवन किस नाम से जानी जाती है, तो वो है चिनूक, ठीक है। आपको पता है अपने हेलीकॉप्टर, अपने यहाँ जो हेलीकॉप्टर है वो भी, उसमें भी कुछ चिनूक चिनूक नाम से है। तो वो भी कहाँ से मंगाए गए हैं, ये आपके उत्तरी अमेरिका यानी कि यूएसए से ही वो मंगाए गए, इसलिए उनका नाम चिनूक पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हवा कहाँ बहती है, उत्तरी अमेरिका में, यानी खासकर वो यूएसए में ही बहती है। चलिए नेक्स्ट देखें। उच्च पोषी पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैविक उपचारण, जैविक ऑक्सीकरण, जैविक अपचयन या फिर जैविक आवर्धन। तो संचयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवर्धन कहलाती है, जैविक आवर्धन, ठीक है। जो रसायन होते हैं कि वो आपके इकट्ठे होते रहते हैं, उसको बोला जाता है जैविक आवर्धन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए, इसमें जहाँ तक मैंने क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, 301 के तहत अधिकार कौन सा है? तो मैंने अब आपको कराया था कि जो फंडामेंटल राइट था आपका, पहले संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था पहले आपके आर्टिकल 31 में था, ठीक है। आर्टिकल 31 में था और भाग 3 में था, वहाँ से हटा दिया गया, वहाँ से हटा के किस भाग में रख दिया गया, तो वो रख दिया गया था आपका भाग 12 में, भाग 12 में रख दिया गया था। और भाग 12 के किस अनुच्छेद में रख दिया गया था? अनुच्छेद 300 ए में ही रख दिया गया था, 300 ए में। पहले जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अब कौन सा अधिकार बन गया था? ये विधिक अधिकार बन गया था। कौन सा अधिकार बन गया था? ये विधिक अधिकार बन गया था। तो 301 का संबंध किससे है? तो संपत्ति के अधिकार से ही है, जो कि पहले मूल अधिकार था, अब कैसा है? ये विधिक अधिकार, ठीक है, लीगल राइट है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जो शक्ति देता है चुनाव आयोग को? वो है आपका आर्टिकल 324, ठीक है। 324 में क्या है? चुनाव आयोग का उल्लेख है। आपको पता है कि जो वोट डालने का अधिकार है वो क्या है? आपका लीगल राइट है, यानी कि वोट डालने का अधिकार, अधिकार कैसा है? वोट डालने का अधिकार आपका लीगल यानी कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है, ठीक है। यानी आप जो वोट डालने जाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत आपको मिला है कानूनी अधिकार? वो है आपका आर्टिकल 326, 326। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग का उल्लेख है, ठीक है, वित्त आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो वित्त मंत्री होता है। आपको पता है वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का एक प्रभाग नहीं है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
NSSO, ठीक है। इसका कौन सा एक प्रभाग नहीं है? ऑप्शन है आपके फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन, सबस्टेशन डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग, या फिर राष्ट्रीय विकास एजेंडा। राष्ट्रीय विकास एजेंडा इसका एक प्रभाग नहीं है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? डेटा इकट्ठा करने का काम होता है NSSO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन ग्रीन के लिए एक सरकारी योजना। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? टॉप से है। किससे? टॉप से। टमाटो, ऑनियन और पोटैटो, ठीक है। टमाटो, ऑनियन और पोटैटो, यानी कि टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति स्थिरता रखने से संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय बैंक है जिसने विदेशी शाखा खोली थी? पहला बैंक कौन सा था जिसने विदेशी शाखा खोली थी? तो वो था आपका बैंक ऑफ इंडिया, BOI। कब खोली थी? 1907, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया ने पहली विदेशी शाखा खोली थी। इसको थोड़ा सही कर लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी आपकी 1911 में, और इसने खोला था 1947 में, ठीक है। 1907 नहीं, 1947 का राइट आंसर है, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया पहला स्वदेशी बैंक था। पहला स्वदेशी बैंक भी कौन सा था? वो भी आपका बैंक ऑफ इंडिया ही था। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब वर्षा की एक छोटी बूंद हवा से होकर गिरती है तब उसका वेग घटता है, उसका वेग बढ़ता है, उसकी वैल्यू कुछ समय के लिए बढ़ जाती है और फिर नियत हो जाती है। यह कुछ समय तक नियत वेग से गिरता है, उसका फिर वेग बढ़ जाता है। तो देखिए, जब वर्षा की बूंद ऊपर से गिरती है तो उसका वेग क्या होता है? घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि घर्षण के कारण उसका वेग घट जाता है। हवा का जो घर्षण होता है उसके कारण उसका वेग क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही। नेक्स्ट देखिए, परम शून्य ताप को दर्शाता है। परम शून्य ताप 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड को बोला जाता है, ठीक है। 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। परम शून्य ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर अणुओं की गति न्यूनतम यानी शून्य हो जाती है, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर अणुओं की गति शून्य हो, वह उसका परम शून्य ताप कहलाता है, ठीक है। क्या है? 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सेंटीग्रेड में -273 आएगा और केल्विन में 0 डिग्री आएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन, आवेश, नाभिक या फिर इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो द्रव्यमान किसमें अधिक होगा? द्रव्यमान आपका नाभिक में ही अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तो अधिक ही होता है प्रोटॉन, और आवेश ये तो दोनों अलग ही है। तो द्रव्यमान किसमें अधिक हो जाएगा? आपका नाभिक में द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन है, इससे रोगाणु मर जाते हैं, यह अपद्रव्य को घोल लेता है, यह एक अपचायक है, एक ऑक्सीकारक है। तो ये क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीकारक है जो कि अशुद्धियों को नष्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है? स्वपोषी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी बुलाते हैं। तो इनमें ऐसे कौन से जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं? हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। और जानवर क्या होते हैं? जानवर आपके परपोषी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। रोगजनक का कौन सा प्रकार जल जनित रोग पेचिस का कारण बनता है? पेचिस को क्या बोलते हैं? पेचिस को डायरिया भी बोला जाता है, जो कि किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। डायरिया में क्या होता है कि आपके मल में जो होता है वो पानी की मात्रा अधिक निकलती है, तो बॉडी में पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है डायरिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अपस्मार यानी कि मिर्गी से सिर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए, मिर्गी में क्या होता है कि बॉडी पे कंट्रोल आपका नहीं रहता है, यानी कि जो माइंड से कंट्रोल रहता है, वो माइंड का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिससे कि वो
कंट्रोल इस पर नहीं रहता है। तो ये किससे संबंधित होगी? ये आपकी मस्तिष्क से ही संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो नसीम अल बहर किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच में होता है। ठीक है, भारत और ओमान के बीच में होता है नसीम अल बहर। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही। चलिए नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? कई दिशाओं में घुमाने के लिए क्या होता है? एक जॉयस्टिक टाइप का होता है इस तरह का। ठीक है, जिसको क्या आप कई भी दिशाओं में घुमा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जॉयस्टिक बोला जाता है। ठीक है, इसको जॉयस्टिक बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, लेजर प्रिंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लेजर प्रिंटर के बारे में कौन सा गलत है? कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। किसी पृष्ठ पर बिंदुओं की मदद से वर्ण बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है। एक बार में कई कॉपी प्रिंट कर सकते हैं या फिर तेज गति। तो देखिए, एक बार में कई कॉपी प्रिंट नहीं करता है, तो यही आपका क्या है? गलत है। आपसे गलत वाला ही पूछा था, तो ये आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर ही बन जाएगा। क्वेश्चन दिया है डीएएसटी में ए का पूर्ण रूप क्या है? डीएएसटी में ए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? एक्सेस। ठीक है, ये क्या होती है? एक प्रकार की द्वितीयक द्वितीयक स्टोरेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? सभी को पता है कि मिल्खा सिंह को बोला जाता है। ठीक है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और इनको, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय। ठीक है, और जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक अंग है ये, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड में। ठीक है, बात करें कि इसके जज होते हैं वो कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं? तो वो इसमें 15 जज होते हैं और ये 9 साल के लिए नियुक्त होते हैं। इसमें एक भारतीय जज भी हैं, भारतीय जज, उनका नाम क्या है? दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी भारतीय जज का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? कमलेश शर्मा, जो कि 2008 में महासचिव बने थे। देखिए, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सैम पित्रोदा। तो ये इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है भारतीय कंप्यूटर और आईटी क्रांति के पिता। भारत के कंप्यूटर और आईटी क्रांति के पिता बोला जाता है। ठीक है, सैम पित्रोदा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। ऑप्शन है तन्मीशा, अनुष्का शंकर, आशा भोसले या फिर अनन्या बिरला। तो पहली कौन है? पहली है आपकी तन्मीशा। और ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? संगीत से है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? तो संगीत से। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? ये किया गया था आपका 2018 में। किसमें किया गया था? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम ठीक है। क्लियर, चलिए आप शुरू करते हैं मैथ का पोर्शन। देखिए, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ पे 2020 कर लीजिए। 2018 में जो हुआ था वो हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। ठीक है, ये तो यूथ गेम्स वाला था। और जो यूनिवर्सिटी गेम थे ये आपके 2020 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछा है कि 129 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है? देखिए, शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं? जब फैक्टोरियल दे रखा हो आपको, तो जैसे आपको दे रखा है 129 फैक्टोरियल, इसमें शून्य कितने होंगे? तो कैसे करते हैं? देखिए, 129 दे रखा है, आप 129 में 5 से भाग करिए।
कितना आएगा, यानी लगभग 25 बार पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा पूरा तो नहीं जाएगा लेकिन 25 बार जाएगा। ठीक है, हम पूरा पूरे से ही मतलब है कि कितने तक आपका कटता है पूरा पूरा। अब ये जो 25 आया, इस 25 में 5 से फिर भाग करिए, कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये 5 आया, इसमें 5 में फिर भाग करिए, कितना है, एक। कब तक भाग देना है, जब तक कि अंत में एक ना आए। अब ये जो संख्या निकल के आई इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 31। तो 129 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, 31 शून्य हो जाएंगे, यानी कि 129 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, 31 शून्य आपके होंगे। ठीक है, ये तरीका होता है, ये शॉर्ट तरीका होता है शून्यों की संख्या निकालने का। जो फैक्टोरियल दे रखा है उसमें 5 से भाग करते जाइए, जो आपका CSफल, जो आपका भागफल आए उसमें आपको 5 से भाग देते रहना है, कब तक, जबकि अंत में एक ना आ जाए। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 31। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 1890 है और संख्याओं में अंतर 3 का है। संख्याओं का लासापा बताइए। संख्याओं का बताना है, संख्याओं का बताना है लासापा। देखिए, यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको इसका बहुत लंबा सॉल्यूशन बनेगा। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि संख्याओं का गुणनफल होता है वो उनके लासापा से विभाजित होता है। संख्या का गुणनफल उसके लासापा से विभाजित होता है। गुणनफल कितना है, 1890। तो ऐसी संख्या देख लीजिए जिससे ही आपका पूरा पूरा कट रहा है। तो देखिए, 450 से आपका नहीं कटेगा क्योंकि 0 से 0, 45 से 189 नहीं कटता है। 54 से 189 नहीं कटेगा, ये भी नहीं। 630 से कटेगा तो 63 से आपका पूरा पूरा कट रहा है, और 720 से आपका ये नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिससे ये कट रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा लासापा से विभाजित होता है, उसका यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ए और बी मान के आप करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनोट में 7 बटे में ये दे रखा है जो कि किसके बराबर होगा, आपसे पूछा है। देखिए, अनोट 7 तो आपका ऊपर है, बटे में कितना जाएगा। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है कि ये देखिए ये वर्गमूल दे रखा है, तो आपको ये पूर्ण वर्ग में चेंज करना है। उसकी ट्रिक क्या होती है, तो आप 16 के ऐसे फैक्टर करिए कि जिसका जिनका वर्ग करके जोड़ने पे आपका 16 मिल जाए, गुणा करने पे आपका ये मिले। तो देखिए 6√7 दे रखा है ना, इसको इसको तोड़िए आप। ये आपका 6√7 दे रखा है, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, और इसकी तुलना करिए 2ab से, 2ab, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7। ठीक है, अब ए का वर्ग कितना, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और बी का वर्ग यानी कि √7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7। 9 7 कितना आ गया, 16। इसका मतलब ये जो आपको दे रखा है अंडरूट में 16 प्लस के 6√7, तो ये किसका वर्ग है, तो ये आपका वर्ग है 3 प्लस के √7 का वर्ग है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो ये किसका वर्ग बनेगा, ये बनेगा 3 माइनस के √7 का वर्ग। ठीक है, इस वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। ऊपर तो आपको दे रखा था अंडरूट में 7, बटे में कितना आ जाएगा, 3 प्लस √7। भाई माइनस माइनस है, माइनस से ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस से ये वाला माइनस खत्म, प्लस वाला खत्म। तो √7 बटे में √7 प्लस √7, 2√7। तो इससे कट जाएगा आपका ये एक बार। देखिए कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 5/12 लड़कियां हैं। देखिए लड़के और लड़कियां हैं ना, एक तरफ लिखिए गर्ल्स और एक तरफ लिखिए बॉयज। लड़कियां कितनी है, 5/12। 5/12 का मतलब क्या है, यानी यदि कुल बच्चे 12 हैं तो उसमें लड़कियां कितनी हैं, 5 हैं। तो लड़कियां 5 हैं तो लड़के कितने बचे, 7 बचे। यदि कुल बच्चे 12 हैं तो उसमें लड़कियां कितनी थी, 5 थी। 5 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचेंगे, 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लड़कों की संख्या का 4/7 क्या है, लड़के 14 साल से कम है, यानी लड़कों की जो संख्या थी उसका 4/7। तो लड़कों की संख्या कितनी थी, 7 ही थी। और 7 का 4/7 कितना हो जाएगा, 7 का 4/7 हो जाएगा 4, जो कि किससे कम है, तो 14 वर्ष से कम है। 14 वर्ष से क्या है, कम वाले। ठीक है, ये तो कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए, और लड़कियों की संख्या का 2/5, लड़कियां 14 साल या उससे अधिक उम्र की हैं। लड़कियों की संख्या कितनी थी, 5। 5 का 2/5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 ही होगा। ये जो 5 निकल के आया ये क्या होगा, 14 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष से अधिक है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि यदि 14 वर्ष से कम आयु की विद्यार्थियों की संख्या 1120 है तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बताइए।
अब जरा ये बताइए, जो लड़कियां हैं उनमें से 5 लड़कियां, सॉरी यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। जो टोटल लड़कियां 5 थी, 5 में से 2 तो 14 वर्ष से अधिक हैं, तो 14 वर्ष से कम वाली कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष से कम वाली कितनी हो जाएंगी, तो 5 में से 2 अधिक हैं तो 3 कम वाली हो गई। कितनी कम हो गई, 3 कम वाली होगी। और 14 वर्ष से कम वाले लड़के कितने हैं, तो 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। कुल मिला के कितने बच्चे 14 वर्ष से कम हैं, तो 3 + 4 यानी कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि 14 वर्ष से कम है। लेकिन एक्चुअल में कितने बच्चे कम हैं 14 वर्ष से, तो वो है आपके 1120। तो 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1120 के बराबर है। ऐसे एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 1120 बटे में 7, 7 से काटिए इसको, 160 कटेगा। पूछा क्या था आपसे, टोटल बच्चे पूछे थे, टोटल बच्चे हमने कितने माने थे, 5 और 7 12। कितने माने थे, 12 माने थे। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 गुणा 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 और 16 19, ठीक है, 1920। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको करनी दे रखी है, इनमें सबसे बड़ी करनी बताइए। देखिए कड़ियों में बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं वो देखिएगा आप। जैसे आपको दे रखा है एक अंडर में 5 दे रखा है, एक दे रखा है क्यूब रूट 7, एक दे रखा है आपको फोर्थ रूट 30। इनमें बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं, तो देखिए आपको पता है कि इससे जो अंडर 5 है इसको मिल सकते हैं 5 की पावर 1/2, क्योंकि अंडर का मतलब ही क्या होता है, 1/2 होता है। ऐसे इस क्यूब रूट को लिख सकते हैं हम 7 की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं हम 13 की पावर 1/4। ठीक है, अब जो आपकी पावर मिली 2 3 और 4, ठीक है, 2 3 और 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। आपको 12 से गुणा करना है, इनकी जो घात है उनमें 12 से गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1/2 गुणा 12, 7 की पावर 1/3 गुणा 12 और 13 की पावर 1/4 गुणा 12। जब हम इसमें गुणा करेंगे 2 से कटेगा 6 बार, तो यह 5 की पावर 6, 3 से कटेगा 4 बार, 7 की पावर 4 और 4 से कटेगा 3 बार, 13 की पावर 3। ठीक है, तो अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 की पावर 6 कितना होता है, 5 की पावर 6 होता है 15,625, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, और ये कितना होता है 2197 होता है। ठीक है, अब आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 15,625 इसमें सबसे बड़ा है। और यदि ऊपर जाएंगे तो सबसे बड़ा कौन मिलेगा आपको, √5 सबसे बड़ा मिलेगा। ठीक है, इससे छोटा कौन सा है ये, इससे छोटा कौन सा है ये। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा साइन, इस तरीके से इसका साइन बन जाएगा। सबसे बड़ा कौन हो गया, √5 सबसे बड़ा संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। मिश्रित आवर्ती दशमलव को अंश के रूप में बदलिए, यानी ये संख्या दे रखी है आपको, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में बदलना मैंने आपको सिखाया है, कैसे बदलते हैं। संख्या दे रखी है आपको, देखिए संख्या क्या दे रखी है आपको, 0.35। इसमें आवृत्ति किसकी हो रही है, 8686 की आवृत्ति हो रही है, इसको मिल सकते हैं 86 पे बार। ठीक है, इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। तो भिन्न में चेंज करने का तरीका होता है कि जो संख्या लिखी है पहले उसको वैसे लिख लीजिए, 3586 माइनस का, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 3 5 के ऊपर बार नहीं है, 3 माइनस कर दीजिए, बटे में कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर 2 बार 9 9 लिखिए, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतना क्या लिख दीजिए, 0। ये आपका बन जाएगा भिन्न का रूप। ठीक है, यानी पहले पूरी संख्या लिख लीजिए, जितनी अंकों के ऊपर बार नहीं है उतना माइनस कर दीजिए, और बटे में कितना आएगा, जितने अंकों के ऊपर 9 बार है उतना 9 आएगा, और जितने बार नहीं है उतना 0 आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3551 बटे में 9900। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन दिया है कि दोनों के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं तरफ कितने अंक हैं, यानी कि पॉइंट के बाद में कितने अंक आएंगे। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, करके देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है, जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपये हैं तो जोनास के पास कितने धन है। देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या है, जॉन का रेशियो कितना है, जॉन का अनुपात कितना है, जॉन की वैल्यू है 11। जो भी आंसर होगा वो 11 से कटना चाहिए, 141 11 से नहीं कटता,
143 11 से कटता है, 145 नहीं कटता है, 142 भी 11 से नहीं कटता। राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो दूसरा तरीका है वो आपको मैंने बताया हुआ है और क्वेश्चन में, तो आप खुद करके देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखिए, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। पहली संख्या कितनी है? 7, और तीसरी कितनी है? 15। 7 और 15 के बीच का अंतर कितना है? 7 और 15 के बीच का अंतर है 8। यानी जो भी आंसर होगा वो 8 से कटना चाहिए। ऑप्शन देखिए कौन सा 8 से कट रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी ही 8 से कट रहा है। ठीक है, बाकी का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं? देखिए, मान लीजिए कि कुल नागरिकों को कितने हैं? 100 है। ठीक है, इसमें से 10% को अपराध की सजा मिली है, यानी 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। यानी कि अपराधियों कितने अपराधियों को सजा मिली है? 10 को सजा मिली है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। मान लीजिए बच गए वो कितने थे? बच गए वाले कितने हैं? मान लीजिए एक्स हैं। ठीक है, तो कितने को सजा मिली है? एक्स। एक्स बराबर किसका हो जाएगा? एक्स बराबर जो 10 थे ये, और जो बच के एक्स है इसका 20% को क्या मिली है? इसको सजा मिली है। ठीक है, सॉरी, एक्स के 20% को आपके क्या है? बच गए, जो कि एक्स के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक 5x बराबर 10 + x, तो यहाँ से आपको हो जाएगा एक्स 4x बराबर 10, और यहाँ से x बराबर 2.5। इन 2.5 लोगों को सजा आपकी जो सजा से बच गए। पूछा कि अपराधियों की कुल संख्या के कितने परसेंट है, तो अपराधी कितने परसेंट थे? नागरिकों की कुल संख्या कितने परसेंट अपराधी अपराधी कितने थे? तो देखिए 10% को सजा तो यहाँ पे मिल गई, और जो 2.5% अपराधी थे वो तो सजा से बच गए थे, लेकिन उनको सजा नहीं मिली थी। तो कितने परसेंट लोग अपराधी थे? 10 और 2.5 कितना हो जाएगा? यानी कि 12.5% अपराधी थे, जिसमें से 10% को सजा मिल गई और 2.5% क्या सजा से बच गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 16% की हानि पर बेचा। अगर वह इसे 660 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 8% का लाभ होता, और तो यदि वो वस्तु को 3080 रुपये बेचा जाता है तो कितने परसेंट का लाभ होगा? देखिए, मान लीजिए वस्तु क्रय मूल्य कितना है? 100 है। जब वो 16% की हानि पर बेच रहा है उसे, तो कितने में बेच रहा होगा? 100 का 16% 16 ही होता है, यानी कि 84 रुपये में उसे बेच रहा होगा। जब वो उसे 8% लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? जब वो 8% लाभ पे बेचेगा तो 100 का 8% 8 ही होता है, यानी 108 में उसे बेचेगा। पहले से कितने अधिक में बेच रहा है? पहले से 24 यूनिट अधिक में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने में अधिक में बेच रहा है? वो 660 रुपये में अधिक में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ से 24 यूनिट की वैल्यू 660 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 660 बटे में 24, तो 24 दिया, 24 दूनी 48। ठीक है, और ये बचेगा यहाँ पे कितने बचेंगे? जब 12 से काटे, 12 से 2 बार कटेंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 55 बटे में 2, 55 बटे 2 मतलब 27.5। ठीक है, 27.5 बार कटेगा एक यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या था? अच्छा, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 27.5 × 100, यानी कि 2750। ठीक है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया आपको 2750। अब वो कितने में बेच रहा है? अब बेच रहा है वो 3080 में, यानी ये वाली चीज़ 3080 में बेची जा रही है। कितने का लाभ कमा रहा है? तो ये कमाएगा आपका 250 यहाँ से बच जाएंगे और 80 यहाँ से, 330 का लाभ कमा रहा है। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ हो गया? तो 330 का लाभ, क्रय मूल्य यानी कि 2750 पे, गुणा कर दीजिए 100 का, तो 0 से 0 खत्म। 25 से काटिए, 25 से कम 25, और 25 से कम 25, 25 से 4 बार, 11 से 3 बार, 3 चौक 12। कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? 12% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। नेक्स्ट देखिएगा, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रोग्राम के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना है?
देखिए 25% का मतलब 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4, यानी 4 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी 4 की चीज़ 5 में बेची जा रही है। लेकिन बेईमान व्यापारी के केस में क्या होता है कि 4 पर 5 का मतलब क्या है कि वो उसकी जेब से 4 जा रहा है, लेकिन बता कितना रहा है वो 5। ठीक है, यानी कि वो बता रहा है कि मैं आपको 5 यूनिट दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो कितना दे रहा है, वो 4 यूनिट ही दे रहा है। ठीक है, तो 5 यूनिट किसके बराबर है, आपको पता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। 5 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1000 में 5 का भाग करेंगे तो 200 ग्राम। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 × 4 यानी कि 800 ग्राम। यानी कि वो बता रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन उसकी जेब से जा रहा कितना रहा है, यानी उसकी दुकान से कितना जा रहा है, वो 800 ग्राम ही दे रहा है। तो वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी। एक व्यापारी को वस्तु एक्स को बेचने पर 20% का लाभ होता है और वस्तु वाई को बेचने पर 16% की हानि होती है। एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है। तो इस पूरे लेन देन के दौरान हुए लाभ और हानि की गणना कीजिए। देखिए, अनुपात दे रखा है एक्स और वाई का 3:5, क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है एक्स अनुपात वाई का 3:5। इसको हम अपनी सुविधा के लिए मान सकते हैं 300 और 500। ठीक है, तब भी अनुपात कितना रहेगा, 3:5 ही रहेगा। हमने मान लिया कि एक्स का क्रय मूल्य 300 है और वाई का क्रय मूल्य कितना है, 500 है। एक्स को 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो जब एक्स को 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो ये हो जाएगा 300 का 20% कितना होता है, 300 दूनी 20 दूनी 20 × 60। तो ये हो जाएगा आपका 60 रुपये के लाभ पर, यानी कि 360 में बेच रहा है। ठीक है, और इसको बेच रहा है 16% की हानि पर। तो जब इसका 16% निकालेंगे तो 500 का 16% कितना हो जाएगा, 500 का 16%, 16×5 = 80, यानी कि 80 रुपये के इस 80 यूनिट की हानि पर बेच रहा है। यानी ये बेच रहा है आपका 420 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों चीज़ें कितनी बेची जा रही है, तो 360 प्लस 420 कितना हो जाएगा, ये आपका 780। और तीनों दोनों चीज़ें खरीदी कितने की थी, तो 300 प्लस 500 यानी कि 800 में खरीदी थी, और बेची जा रही है आपकी 780 में। कितने का लॉस हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब पूछा कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो 20 का लॉस, क्रय मूल्य यानी कि 800 पे गुणा कर दीजिए 100 का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 5/2 मतलब 2.5, यानी कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 2.5% का हानि हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन दिया है, माही और सुनीति अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। माही कार्य प्रारंभ करती है और वे क्रम से एकांतरित दिनों में कार्य करती है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए माही करती है 12 दिनों में और सुनीति करती है 15 दिनों में। कुल काम कितना मान लिया हमने, 12 15 का एलसीएम 60 यूनिट। माही एक दिन में कितना करेगी, 5 यूनिट, और सुनीति करेगी एक दिन में 4 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है कि वो क्रम से करती है, एक एक दिन के अंतर पे करती है। तो पहले दिन माही करेगी 5 यूनिट काम, फिर अगले दिन करेगी सुनिधि 4 यूनिट काम, फिर 5 यूनिट काम करेगी, फिर 4 यूनिट काम करेगी। इस तरह कुल मिला के 2 दिन में कितना काम होगा, 9 यूनिट काम हो रहा है। तो 4 दिन में कितना हो रहा है, 4 दिन में फिर 9 यूनिट हो रहा है। तो कुल मिला के 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया, कुल मिला के 2 दिन में ये 9 यूनिट काम करती है। ठीक है, फिर अगले 2 दिन में फिर 9 यूनिट काम करते हैं। तो ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे, तो हम 60 में 9 से भाग करेंगे, 9×6 = 54, 9×7 = 63, यानी 6 जोड़े आपके पूरे पूरे बन जाएंगे। यानी कि 6 का मतलब 9×6 = 54। 54 दिन तक क्या होगा, 54 दिन तक आपका ये एक एक करके काम करेंगे, यानी 54 यूनिट जितना काम बनेगा उतने एक एक दिन करके ये काम करेंगे। तो ऐसे कितने जोड़े बन गए, ऐसे बन गए आपके 6 जोड़े। अब 54 काम हो गया। ठीक है, यानी एक एक करके जब काम कर रहे हैं तो 54 यूनिट काम तो एक एक करके करेंगे। फिर अगले दिन क्या होगा, अगले दिन फिर ये माही काम करेगी, यानी 5 यूनिट काम हुए और कर देगी। कितना काम हो जाएगा, 59 काम हो जाएगा। अब कितना काम बचा, 1 यूनिट काम बचा। इस 1 यूनिट काम को कौन करेगी, तो सुनीति करेगी। और सुनीति एक दिन में कितना काम करती है, 4 काम करती है। तो एक काम करने में कितना समय लगेगा, 1/4 समय इसको लग जाएगा। यानी कि 6 जोड़े तो पूरे पूरे बन गए। 6 जोड़े का मतलब 6 दूनी 12 दिन। 12 दिन तो आपको ये पूरे पूरे लग गए। उसके बाद में एक दिन इसने और काम किया, किसने किया, माही ने। यानी एक दिन इसने यहाँ पर काम कर दिया और 1/4 दिन इसने यहाँ पर काम किया। कुल मिला के कितना समय लग गया, 12 और 1 13, और 13 सही 1/4 दिन का समय इसको लग रहा है पूरा काम को खत्म करने में। ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इस तरह के सवालों को किया जाता है। ठीक है, एक मिश्रण में तरल ए तथा तरल बी 5:4 के अनुपात में है, या तो इसमें 2 लीटर
तरल बी मिलाया जाता है तो तरल ए तथा बी का अनुपात 7:6 हो जाता है। मिश्रण में तरल ए की मात्रा बताइए। मिश्रण में तरल ए की मात्रा बताइए। देखिए देखिए ए और बी शुरू में कितना था, 5:4 के अनुपात में था। कितना हो गया, 7:6 के अनुपात में हो गया। अब जब बी मिलाया जा रहा है, कितना मिलाया जा रहा है, 2 लीटर मिलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये तो मिलाया नहीं गया। मिलाया क्या जा रहा है, बी मिलाया जा रहा है, ये तो मिलाया नहीं गया। तो ए की मात्रा तो समान होनी चाहिए, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में होनी चाहिए। ये कितना है, यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे कितना है, 7 यूनिट है। तो ए को हम समान कैसे करेंगे, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा आपका 7×5 = 35, 7×4 = 28। ये हो जाएगा आपका 5×7 = 35, 5×3 = 30। यानी ये जितना पहले था उतना ही अब हो गया। बी पहले कितना था, 28 था, वो कितना हो गया, 30 हो गया। 28 से 30 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 2 यूनिट की वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि 2 लीटर मिलाया जा रहा है। कितना मिलाया जा रहा है, 2 लीटर मिलाया जा रहा है। पूछा क्या था, एक ही मात्रा बताइए। एक की शुरू में मात्रा कितनी थी, 35। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 लीटर ही हो जाएगी। ठीक है, यानी ए शुरू में कितना था, 35 लीटर ही था। ऑप्शन नंबर बी। राजू एक्स दूरी बाई गति से तय करता है। अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज चलता है तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, डी बराबर S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2 अपॉन में T1 प्लस T2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यदि हमने शुरू में जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, अब शुरू की चाल 22 है, 22 के बाद में कितना बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो रही है। तो पहली कंडीशन डिस्टेंस कितनी निकलेगी, 22 × 22 + 5 बटे में इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, बटे में टाइम। टाइम कितना है, तो देखिए टाइम है पहला कंडीशन में 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब कितना होता है, 1/2 घंटे। यहाँ से +2 हटा दीजिए। ठीक है, ये बार फॉर्मूला नोट करिएगा, S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2 बटे में सॉरी इंटू T1 यानी कि समय। ये हो गया पहली कंडीशन में डिस्टेंस। ठीक है, इसको D1 मान लीजिए। दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस कितनी होगी, D2 माने तो ऐसे दूसरी कंडीशन निकाल सकते हैं। शुरू में गति थी 22 और फिर कितनी कमी हुई है, 3 की कमी हुई है, 22 - 3 डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का 3 इंटू T2 कितना है, T2 है आपका 30 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 1/2 घंटे। ठीक है, 30 मिनट का मतलब कितना होता है, 1/2 घंटे। अब आपको पता है कि दूरी क्या है, दोनों कंडीशन में फिक्स है। तो दोनों कंडीशन दूरी क्या है, बराबर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो 22 × 22 + 5 बटे में 5 इंटू 1/2 बराबर 22 × 22 - 3 बटे में 3 इंटू 1/2। इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। 3 का गुणा होगा इधर, यानी कि 3 + के 15 बराबर 5 - के 5×3 = 15। 3 को इधर ले जाएंगे तो 2 बचेगा और 15 इधर आएगा तो 30 हो जाएगा। इनके बाई बराबर कितना आएगा, 30/2 यानी कि 15। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा बाई बराबर। ठीक है, बाई क्या थी, स्पीड थी। अब आपको स्पीड मिल गई, शुरुआती स्पीड मिल गई 15। तो हम इसमें किसी भी फॉर्मूले में रख के हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए डी बराबर क्या था, बाई यानी कि 15 गुणा 15 + 5 यानी कि 20 बटे में इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5 गुणा 1/2। ठीक है, यही तो फॉर्मूला था डिस्टेंस निकालने का। रखिए इसमें तो 5 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 10 बार, 10 × 3 = 30। यानी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। 2000 की राशि में से कुछ राशि 5% वार्षिक और कुछ राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि, कुल जो ब्याज थी वो 400 रुपये थी। तो 5% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब साधारण ब्याज पर उधार दी गई है और 2 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, 400 मिल रहा है। वो पता है साधारण ब्याज जो मिलता है वो हर साल बराबर मिलता है। तो 2 वर्ष में जब 400 मिल रहे हैं, एक वर्ष में कितना मिला होगा, 200 मिला होगा, यानी 400 का आधा 200। 200 जो ब्याज मिल रहा है वो किसमें मिला है, 2000 की राशि पर। तो 2000 का 200 कितना परसेंट बनेगा, 200 बट्टे में 2000 गुणा 100, यानी कितना बन जाएगा आपका, ये 10% आपका बन जाएगा। यानी ओवरऑल जो ब्याज मिल रही है वो कितने परसेंट मिल रही है,
तो 10% ब्याज मिल रही है। अब इसी चीज़ को हम एलिगेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कुछ राशि 5% की दर पर उठाई जा रही है, कुछ राशि 10% की दर पर उठाई जा रही है। ओवरऑल जो ब्याज मिल रहा है वो 10% पे मिल रहा है। एलिगेशन लगाते हैं इसमें, 10 माइनस के 10 यानी कि 0%, और 10 माइनस के 5 यानी कि 5%। यानी कि 5% की जो राशि, 5% पर जो राशि उठाई गई है वो कितनी है, 0 है। और 10% पर जो राशि उठाई गई है वो कितनी है, 5 है। क्योंकि 0 और 5 का रेशियो कितना जाएगा, 0:5 करेंगे तो ये आपका बनेगा। तो 0 राशि कितने परसेंट पे उठाई गई है, 5% पे उठाई गई है। आपसे पूछा 5% पे कितनी राशि उठाई गई है, तो कुछ भी राशि 5% पे नहीं उठाई गई है, क्योंकि 5% के नीचे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए इसको देखिए, 127 मीटर और 18 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विविध दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हैं। मिलने के कितने समय बाद भी एक दूसरे को पार करेंगे। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा उनको, यानी कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो एक दूसरे को पार करने में जो ट्रेनों को दूरी चलनी पड़ेगी वो दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर चलनी पड़ेगी। अब चूंकि दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो इनकी जो सापेक्षिक स्पीड बनेगी वो क्या होगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे 4। दूरी कितनी बन जाएगी, दोनों की लंबाई के बराबर, यानी कि 127 प्लस 98। और 4 कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी आपकी दोनों का योग, जो कि विपरीत दिशा से आ रही है। तो 35 प्लस 55। अब देखिए ये 35 प्लस 55 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और लंबाई किसमें दे रखी है, मीटर में। आपको आंसर किस चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 5/18 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसमें चाल में, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 225 बटे में, ये हो जाएगा आपका 90 गुणा 5/18, 18×5 = 90, 5×5 = 25, यानी कि 225 बटे में 25, 25 निम्न 225, यानी कि समय जो लग रहा है वो कितने सेकंड का लग रहा है, 9 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि संख्याएं आरोही क्रम में दे रखी हैं, उनकी माध्यिका दे रखी है 25, तो संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका 25 दे रखी है, माध्यिका क्या होती है, जैसे मान लीजिए संख्या दे रखी है, ठीक है। इनको जो कि पहले से आरोही क्रम में दे रखे हैं, नहीं दे रखी होती तो हम आरोही क्रम में लगाते हैं, और जो बीच वाली संख्याएं होती हैं वही उसकी माध्यिका होती है। तो यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं दे रखी हैं। तो ऐसी कंडीशन में माध्यिका क्या होगी, तो जो बीच के दो पद होंगे उनका औसत ही माध्यिका होगी। बीच के दो पद क्या हैं, एक तो ये है और ये आपका ये है। इनको देख लीजिए, 2x माइनस के 8 प्लस के 2x प्लस के 10, इनका औसत यानी कि 2 से भाग कर दीजिए, जो कि 25 के बराबर है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 2 4x माइनस के 2 सॉरी प्लस के 2 बचेंगे ऊपर, बटे में 2 बराबर 25, 25 दूनी 50, 4x बराबर 50, 2 इधर जाएगा तो माइनस के 2 यानी कि 48, x बराबर 48/4 यानी कि 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। जब x की वैल्यू 12 इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 में से 8 गए तो 16, और 12 दूनी 24 और 10 34, ठीक है। अब आपको सारी वैल्यू आपको पता चल गई। चाहिए क्या आपको, माध्य यानी औसत चाहिए। औसत बराबर क्या होता है, सभी का योग बटे में कुल संख्या। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा आपका 255, और कुल संख्या कितनी है आपकी, ये 10 संख्या है। 10 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा 25.5, औसत कितना आएगा 25.5, इसका औसत आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है डिटेल में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये आपका वर्गंतराल और ये आकृति दे रखी है, इसकी माध्यिका निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी यानी CF निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे निकालते हैं, तो ये 42 है, तो 42 रखिए, फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 67, इसको इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 125, ठीक है। और इसको इसमें जोड़ेंगे 165, तो इसका ये आपका क्या आ जाएगी, आपकी टोटल वो आ जाएगी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसमें से आपका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 165 प्लस 1/2, यानी कि 83, कितना 83 में 83 किसके अंतर्गत आएगा, 83 आ जाएगा आपका 125, ठीक है। इस बार इसमें आएगा, तो ये एक फॉर्मूला होता है कि माध्यिका निकालने का, वो फॉर्मूला होता है आपका ये, ठीक
ठीक है। L1 प्लस एन प्लस वनवा बाई टूवा पद माइनस के सी एफ और इंटू आई बटे में एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो L1 क्या आता है, अच्छा आपका ये क्या निकल गया है, 83वां पद। 83वां पद किसके अंतर्गत आएगा आपका, 83वां पद आएगा आपका इस वाले वर्गांतराल में 30 से 40 वाले में, ठीक है। 100 आपको देखना होता है कि उससे निकटतम कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका 125, सॉरी वो आ जाएगा आपका 67 के निकटतम। तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 67, ठीक है। यहाँ से आपका सी एफ क्या निकल के आया, सी एफ निकल के आया 67, ठीक है। और जो आपका 83वां पद निकल के आया था वो किसके अंतर्गत आएगा आपका, किस पद वर्ग अंतराल में आएगा, इस वाले में। तो इसमें L1 कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा आपका इन लोअर वर्ग अंतराल कितना बनेगा, 30 बनेगा, ठीक है। अब आपका रह गया एफ, एफ इसमें कितना है 58, एफ भी मिल गया। इंटरवल कितने कितने का है, तो 30 और 40 के बीच इंटरवल है आपका 10 का। बस इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। देखिए L1 कितना था, 30 था, 30 प्लस 83वां पद कौन सा था, 83वां पद था आपका 67, सॉरी कौन सा था, कितना आया था, 83 आया था, कितना आया था, 83 आया था ना। तो यहाँ पर आएगा 83 माइनस के सी एफ कितना आया था, सी एफ आया था 67, ठीक है। बटे में एफ, एफ कितना आया था, एफ आया था 58 इंटू 10, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा 30 प्लस, इसमें इसको हटाएंगे कितना आएगा, तो 3 16, 16 आ जाएगा, 16/58 इंटू 10। सॉल्व करते हैं इसको। 30 प्लस ये जाएगा 160, 160 बटे में 58, तो इससे 58 से 160 तो कटेगा नहीं पूरा पूरा। ये हो जाएगा 5 दिया 15, 8 दिया 24, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 30 प्लस के 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि 32 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 32 पॉइंट समथिंग किसमें है। देखिए एक ऑप्शन है 32.67, ठीक है। पूरा पूरा सॉल्व करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आपको काट पीट करने में थोड़ा टाइम लगता, तो ऑप्शन की थोड़ी हेल्प मैंने ले ली। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिया गया रेखा चित्र 2012-17 के लिए वार्षिक खाद्यान्न को दर्शाता है। 2012-14 के औसत उत्पादन में 2015-17 के औसत उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए 2012 से 14 का औसत उत्पादन कितना था, 12 से लेके 14 तक का। 12 में हुआ है आपका 6000, फिर 3000, फिर 6000, इनका औसत कितना हो जाएगा। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे में संख्या। संख्या कितनी है 12 से 14 तक, 1 2 3 है। तो औसत हो जाएगा इनका 6 और 3 9 और 6 15, यानी कि 15,000 बटे में 3, यानी कि 5,000। 5,000 औसत हो गया 12 से 14 तक। 15 17 तक कितना हो जाएगा, 15 17 तक हो जाएगा आपका 8 और 10 18 और 12 30, 30 बटे में 30,000 बटे में 3, यानी कि 10,000। तो 15 17 तक औसत कितना हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। तो औसत में कितनी वृद्धि हुई है, 5,000 से 10,000 तक कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 5,000 से 10,000 तक 5,000 की ही वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 5,000 पर ही 5,000 की वृद्धि कितना परसेंट हो जाएगा, वहाँ कर दीजिए 100 का, कितना परसेंट हो जाएगा, 100% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये बार ग्राफ दे रखा है, आपको पूछा है कि यदि वर्ष 2010 में उत्पादन 3,000 टन था, तो कितने वर्षों में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष से कम था। 2010 में कितना था, 3,000 था, तो कितने वर्षों में कम था, तो 2011 में 2500, यानी कि कम है ये वाला। 2500 से कम ये है, ये भी कम है, और इसमें इससे ज़्यादा है तो ये तो नहीं होगा। इससे इसमें कम है तो ये माना जाएगा, इससे इसमें कम है ये भी माना जाएगा। तो कितने ऐसे साल हैं जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कम उत्पादन हुआ है, तो 1 2 3 4, कितने साल हैं ऐसे, ऐसे इसमें 4। देखिए एक ये भी है आपका, ठीक है। कितने हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 5, ठीक है। इसमें भी तो इससे कम है, इसमें इसमें इससे कम है, इसमें इससे कम है, इसमें इससे कम है, और इसमें 2500 है। उससे पहले दो कितना था, 3,000 था, तो ये भी कम हुआ। तो 1 2 3 4 5, कितने साल ऐसे हैं, 5 साल ऐसे। यदि एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अनुपात 23 अनुपात 22 है, तो मार्ग 5 मीटर चौड़ा है, तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए जो मार्ग कितने मीटर चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है। जैसे दो वृत्ताकार मार्ग बने हुए हैं इस तरह से,
ये जो मार्ग की चौड़ाई दे रखी है कितनी, 5 मीटर दे रखी है, और इनकी जो परिमाप का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, परिमाप के अनुपात जो होता है, जैसे बाहरी परिमाप ये हो गया और ये आंतरिक परिमाप हो गया, ठीक है। इसकी जो परिमाप दे रखी है वो 23 है और ये अंदर वाली 22 है। तो अंतर किसकी वजह से आ रहा है, इस चौड़ाई की वजह से आ रहा है परिमाप में अंतर, जो कि किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पे 1 यूनिट के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 मीटर के बराबर है। तो पूछा क्या, आंतरिक वृत्त का व्यास, जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 मीटर है तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22×5 110 मीटर, और 22 किसके बराबर होगा, तो ये जो परिमाप का अनुपात आता है वो त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, परिमापों का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आपको मिल गई कितनी, 110 मीटर। पूछा क्या है, व्यास पूछा है, अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोना होता है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 110 दूनी 220 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक संभव त्रिभुज में दिखाए गए अनुसार 3 सममित खंड काटे गए, छायांकित क्षेत्र से संभव त्रिभुज का भिन्न के रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका पूरा समबाहु त्रिभुज है और ये क्या है, आपके त्रिज्यखंड काटे गए, 3 त्रिज्यखंड काटे गए। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का कोण कितने अंश का बनता है, 60 अंश का कोण बनता है, ठीक है। प्रत्येक कोण 60 अंश का बनता है। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इंटू 3, सभी त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यदि हम छायांकित क्षेत्रफल निकालना चाहें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इसकी भुजा कितनी दे रखी है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है ए इन और ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, ए ही होगी, यानी इसकी पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 2a। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ये क्या था, ये आपका एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, लेकिन ऐसे कितने हैं, ऐसे आपके 3 है, कितने हैं ऐसे, ऐसे 3 है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस के पाई आर कितना है, इसका त्रिज्यखंड का आर कितना है, ए स्क्वायर, और थीटा कितना है, थीटा 60 है, 60 थी 180, 180 बटे में 360, कितने बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 खत्म, ये हो जाएगा आपका √3a स्क्वायर माइनस के पाई ए स्क्वायर बटे में 2, ठीक है। ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आपसे पूछा छायांकित क्षेत्रफल से समबाहु त्रिभुज का भिन्न, यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का भिन्न रूप बताइए। ये तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, बस इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका अंडर में 3a² माइनस के पाई a² बट्टे में 2, बटे में कितना आ जाएगा, 4 से यहाँ से 2 का बार करेंगे 4 कट जाएगा, यानी कि √3a² आपका यहाँ पे बचेगा। इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो अच्छा ये पूरे के बटे नहीं आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। a² समय कॉमन आ जाएगा, ऊपर से a² कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी a² कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा आपका √3 माइनस के पाई/2 बटे में आ जाएगा आपका √3a², इसको से स्क्वायर खत्म। अच्छा √3 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस के पाई/2√3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की माप 26 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ये विकर्ण है, ठीक है, सॉरी आपका समांतर चतुर्भुज है इस तरीके का, तो ए बी सी डी, ठीक है। ए बी मान लेते हैं आपका 11 है और बी सी मान लेते हैं 17 है। आपको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर भी होती है और समान भी होती है। तो ये भी 17 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। एक विकर्ण दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है आपको 26, यानी आपसे ये विकर्ण आपसे पूछा है। तो ये फॉर्मूला होता है ए सी बराबर, यानी इस विकर्ण की माप बराबर होता है √ में दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी 2 गुणा ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर
माइनस के बी पी टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 गुणा ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी सी का स्क्वायर माइनस के बी टी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुणा ए बी कितना है 11, 11 का वर्ग 121, बी सी कितना है 70, 70 का वर्ग 289, माइनस के बी डी कितना है 26, 26 का वर्ग 676। सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो ये हो जाएगा आपका 121 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 90, 110 और ये 410, 410 दूनी 820 माइनस के 676, इसमें से घटा दीजिए कितना आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 76, 124 और 20 44 और 144, यानी कि कितना आएगा 12। ए सी की माप कितनी आएगी, ए सी की माप आ जाएगी आपकी 12, यानी दूसरे प्रकार की जो माप होगी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक जहाज कार्गो कंटेनर से भरा है, यह पहले बंदरगाह पर। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये मैंने पहले पिछले प्रैक्टिस सेटों में कराया है, यानी इसी पब्लिकेशन के पहले प्रैक्टिस सेटों में मैं आपको कराया है। तो आप वहाँ से करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्स का मान बताइए। एक्स कहाँ पे आपका ये 40 है, ये आपको समकोण 90 डिग्री दे रखा है। आपको पता है किसी भी त्रिभुज के भाई कोण का जो मान होता है वो सुदूर स्थित अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसका मान किसके बराबर होगा, 40 प्लस 90 130 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 7 में कराए। प्रैक्टिस सेट 7 में मैंने आपको इसी पब्लिकेशन के तीनों क्वेश्चन कराए। ये तीनों क्वेश्चन आपके क्या है, रिपीट हुए। तो प्रैक्टिस सेट 7 में आपको देख सकते हैं, तीनों पे क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे कराए हुए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में बॉटनी को 462 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में जूलॉजी को क्या लिखा जाएगा। यदि हम बॉटनी की बात करें तो बी के अक्षरों को यदि कोड करें तो बी का होता है 2, ओ का होता है 15, टी का 20, ए का 1, 14 और ये जगह 25। इन सबको एकदम जोड़ है, कितना बनेगा ये आपका 15 तो 17 और 20 37 से 38, 38 और 14 52, 25 77, 70 से 462 कैसे बनेगा। इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 होते हैं 45। ठीक है, 42 और 4 46। ठीक है, 462, यानी जितने लेटर हैं उतने से क्या कर दिया इसने, मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसे जूलॉजी की कोड कैसे बन जाएगा, तो जूलॉजी के अंकों का योग करेंगे। जेड का होता है 26 प्लस 15 प्लस 15 प्लस के 12 प्लस के 15 प्लस के 7 प्लस के 25। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 26 प्लस 15 कितना होता है 41, 41 प्लस 15 56, 56 प्लस 12 68, 68 प्लस 15 83, 83 और 7 90 और 25 115। कितने लेटर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 805। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, किसी कोड भाषा में टेप डॉट को 94 लिखा जाता है, तो पीकॉक को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए इसमें इसने क्या कोड बनाया है, देखिए टीका कोड है, टीका कोड है आपका पता है, टीका कोड कितना होता है, टीका कोड होता है आपका 20। और ए का कोड क्या होता है, ए का कोड होता है 1। लेकिन इसने क्या किया है, एक ही जगह पे ए का विपरीत लिखा है, ए का विपरीत होता है जेड यानी कि 26। और यानी जो स्वर हैं उनका विपरीत लिखा है, जो व्यंजन है उनका जैसा था वैसा लिखा है। बी का 2, इसका 12, ओ का अपोजिट क्या होता है एल, एल का मतलब 12 आएगा। आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर, 18 और टी का 4। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो देखिए 20 और 26 46 और 2 48, 12 60, 60 और 30 90 4 94। ठीक है, यानी कि व्यंजन का स्थानीय मान और स्वर का विपरीत का मान लिखना है, तब आपका एक कोड बन रहा है। ऐसे पीको का बना लीजिए, PEACOCK। पी का हो जाएगा 16, ई का अपोजिट क्या होता है बी यानी कि 22,
26, सी का 3 आ जाएगा, ओ का एल आ जाएगा, एल का मतलब 12, सी का आ जाएगा आपका 3, के का 11। 16 और 22, 16 और 22 38, 38 प्लस 26 64, 64 और 3 67, 67 और 12 79, 79 और 11 90 और 3 93। कितना आएगा कोड, कितना आंसर बनेगा इसका 93। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। सेम लॉजिक आपको इसमें लगाना है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लॉजिक आपको मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया है वही लॉजिक आपका इसमें लगेगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में ड्रॉ को 23 लिखा जाता है, डॉट को 25 लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में ईगोज को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, आप देखते हैं इसे भी। देखिए सेम ही लॉजिक इसमें लगाया गया है, जो लॉजिक इसमें है, जो लॉजिक इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही लॉजिक, यानी कि जो व्यंजन है उसका स्थानीय मान, ठीक है, व्यंजन का स्थानीय मान, और सॉरी इसमें ये लॉजिक नहीं लगाया गया है, आपका क्या कुछ और लगाया है, देखते हैं। ए का नंबर 1 होता है, डब्ल्यू का 23, इन सबको जोड़ें कितना आएगा 46, 46 का आधा कितना हो जाता है 23, यानी इन सबको जोड़ लीजिए उसका आधा कर दीजिए। ऐसे ही इन सबको जोड़ के आधा किया गया है, इन सबको जोड़ें कितना आएगा, तो 5 और जी का 7, ई का 15, एस का 19, इन सबको जोड़ें कितना आएगा, 7 और 5 12, 12 और 15 27 और 19 46, 46 का आधा कितना होता है 23, तो आंसर कितना बन जाएगा इसका 23 बन जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 16 का 64 से 40 का किससे हुआ, तो देखिए 16 का आधा कितना होता है, 16 का आधा यानी कि सॉरी 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, 16 का आधा होता है आपका 8, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 40 का आधा 20 और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीटी का 35 है, नोट का कितना होगा, पी का होता है 16, आई का 9, टी का 20, पाई का 25। ठीक है, इन सबको जोड़ें तो 16 और 9 25, 25 50 और 20 70, 70 का आधा कितना होता है 35, इन सबको जोड़ेंगे तो 14 प्लस 15 29 और 20 49 और 5 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा, 54 का आधा हो जाएगा 27। ठीक है, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, वायुमंडल में हमेशा कौन होता है, ऑक्सीजन, कीटाणु, वायु या धूल। जब वायुमंडल की बात हो रही है तो वायुमंडल में वायु तो हमेशा होगी ही होगी, लेकिन जरूरी नहीं ऑक्सीजन हो, जरूरी नहीं धूल हो, जरूरी नहीं है कीटाणु हो, लेकिन वायु तो जरूर होगी ही होगी। कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, पहचानना है कि किसमें विटामिन सी सबसे अधिक है। तो ये क्या दे रखा है और ये आपको, तो देखिए ये तो आपका एप्पल बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मैंगो, ये बन जाएगा आपका गुआवा, ये बन जाएगा आपका ऑरेंज। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स इनमें सब में कौन है, तो ऑरेंज ही सबसे अच्छा सोर्स है। 6 छात्र दे, पर्पल, ब्लैक, ग्रे, इंडिगो, सियान और येलो एक वृत्ताकार मेज के पता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डायग्राम बनाते हैं इसका, देखिए ये 6 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि पर्पल ब्लैक के बाईं ओर ठीक बगल में है, पर्पल जो है ये पर्पल है जो कि ब्लैक के ठीक बाईं ओर बैठा है। सियान ब्लैक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सियान जो ब्लैक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, सियान कहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर कह रहा है ग्रे पर्पल और सियान के ठीक बगल में है, ग्रे किसके बगल में है, पर्पल और सियान के, पर्पल और सियान के ठीक बगल में कौन सा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंडिगो ब्लैक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ब्लैक के दाईं ओर पहला दूसरा, इंडिगो कहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। येलो ग्रे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, येलो किसके, येलो ग्रे के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, येलो कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा। ग्रे और इंडिगो के बीच में कौन है, ग्रे और इंडिगो के बीच में कौन है, ग्रे और इंडिगो के बीच में है सियान, कौन है सियान,
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, 6 छात्र ए बी सी डी ई वृत्ताकार मेज के पड़ता केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं ये लोग। पहले केंद्र के अंदर की तरफ मुंह करके, अभी बाहर की तरफ 6 लोग बना लेते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। अभी बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। बोला है कि डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है। डी जो है वो ई के ठीक दाईं ओर है। डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। तो ई का दाएं किधर होगा? इधर ही होगा। फिर कह रहा है कि जो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि डी ई के दाईं ओर है, जो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। एफ का दाईं ओर किधर हो जाएगा? एफ के दाईं ओर कौन बैठा है? ई बैठा है, तो एफ कहाँ हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, ए डी और सी के ठीक बगल में है। ए डी और सी के, डी और सी के बगल में कौन है? ए। सॉरी, डी और सी के ठीक बगल में बैठा है, तो ए कहाँ पे आ जाएगा? आपका यहाँ पे आ जाएगा, तभी डी और सी के भी बगल में बैठ पाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ई के बाईं ओर है? यहाँ पे स्थान कौन सा बचेगा? यहाँ बचेगा आपका बी वाला। तो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? बी, ठीक है। ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? बी है। ऑप्शन नंबर डी, जो इसमें कि बी दे रखा है, वो आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा। इसमें बोला है कि डिवाइड कर क्या है? माइनस है, तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा, यहाँ पे आपका गुणा हो जाएगा। और गुणा का अर्थ क्या है? प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड, यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो 49 में 7 का भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा, और फिर भाग के बाद नंबर आएगा गुणा का, 7 7 119, तो ये हो जाएगा आपका 77 माइनस के 7, यानी कि 70 यहाँ से मिल जाएगा, और 119 यहाँ से मिल जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 189। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चन में आप भी कुछ कोशिश करिएगा, सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक कतार में व्यक्ति ए पी क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है। देखिए एक कतार है, इसमें बोला है कि ए पी और क्यू के ठीक बगल में है। यहाँ पे मान लीजिए पी है, यहाँ पे मान लीजिए क्यू है। इसके ठीक बगल में कौन है? सॉरी, ठीक बीच में कौन है? तो ए है। पी कतार के आरंभ में 13वें स्थान पर, ए 13वें नंबर पर है, और क्यू कतार के अंत में 11वें नंबर पर है, ठीक है। पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति है। पी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3, 1 2 3। जब इस ये दोनों इसके और इसके बीच में है, समझ 3 व्यक्ति यहाँ पे भी रहे होंगे, ठीक है। कतार में व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो देखिए ये 13वें नंबर पर है, पी का नंबर 13वां है, और ये इधर से 11वें नंबर पर है। इसका मतलब यहाँ पर 10 व्यक्ति और रहे होंगे, इधर कितने रहे होंगे? 10 व्यक्ति और रहे होंगे। तो 11 व्यक्ति तो यहाँ तक हो गए, और 13 व्यक्ति यहाँ तक हो गए। बीच में कितने व्यक्ति हो गए? तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 व्यक्ति ये हो गए। 13 प्लस 11 प्लस 7, कितना हो जाएगा आपका? 31। कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 31 व्यक्ति कुल हो जाएंगे। पूछा है कि साड़ियों और कुर्तों को दर्शाता है। साड़ी और कुर्ता, यानी कि रेक्टेंगल और त्रिभुज। रेक्टेंगल और त्रिभुज कौन सा किस में आ रहा है आपका? इसमें आ रहा है, परसेंटेज वाला ये दिख रहा है आपको छोटा सा, ये आपका रेक्टेंगल और त्रिभुज को दर्शाता है। ए पंक्ति के आरंभ में 30वें स्थान पर खड़ा है, और ए और बी 3 व्यक्ति हैं। बी ए के बाद खड़ा है। यदि पंक्ति में प्रथम 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है, तो पंक्ति में आरंभ से बी का स्थान कौन सा होगा? देखिए ए व्यक्ति के ए पंक्ति के आरंभ में 30वें स्थान पर है। जैसे मान लीजिए ये पंक्ति है, तो ए का नंबर कौन सा है? 30वां नंबर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पे मान लीजिए बी है, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। फिर कह रहा है कि यदि पंक्ति में 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, यानी आगे से 10 व्यक्ति हटा जाएंगे, तो ए का नंबर कौन सा हो जाएगा? 20वां नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? 20वां नंबर हो जाएगा। पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान कौन सा होगा? यदि ये 20वां है, तो आगे
4 नंबर और जोड़े गए, 3 ये और 1 ये, तो कितना हो जाएगा 20 + 4 24वां नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन दिया है, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। इनमें अन्य 3 से भिन्न आपको बताना है। अन्य 3 से भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 21 आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। इन तीनों जोड़ेंगे तो 21 आएगा। भिन्न कौन सा हो जाएगा, भिन्न ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें देखिए भिन्न कौन सा है, ग्राम, लीटर, टन, क्विंटल। तो देखिए ये तीनों आपको वजन मापने का काम आता है, यानी भार मापने का काम आता है, जबकि ये आयतन मापने के काम आता है। भिन्न कौन सा हो जाएगा, लीटर वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें आपको खाली स्थान में जगह भरना है। देखिए इसमें क्या सीरीज बन रही है आपकी, ए सी सी बी बी ए सी सी बी बी ए सी सी बी बी ए। कैसे पता चलता है, देखिए यहाँ से जो जोड़ा दे रखे होते हैं इनसे पता चलता है आपका। ठीक है, ये बी बी ए दे रखा है, ये ए सी सी दे रखा है, ए सी सी बी बी ए सी सी बी बी ए। क्या बन गया आपका, सी सी ए सी 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 ए सी सी बी बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसको देखिए ए एंड डी आपको कंप्लीट करना है। इसको कैसे करेंगे, देखिए ए के बाद में सी आया है, प्लस के 2 हुआ है, फिर एफ आया है, प्लस के 3 हुआ है, फिर जे हुआ है, प्लस के 4 हुआ है, आगे कितना हुआ प्लस के 5। जे प्लस 5 कितना होता है, ओ मतलब 15वें नंबर पर आता है, यानी कि ओ आएगा पहले। ये दोनों आपके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों में आर सेम आया है, तो हम चौथे वाले को तीसरे वाले को चेक करें। डी से एफ 2 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है, यहाँ पर 4 जुड़ा है, कितना जुड़ेगा 5। एम प्लस 5 कितना होता है 18, 18 नंबर पर आर आता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कथन। कथन कह रहा है कि सबसे अधिक प्रदूषणकारी इकाइयाँ वे हैं जिनमें धातुओं पर विद्युत लेपन किया जाता है। इन इकाइयों से उत्सर्जित विषैले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ऐसे उद्योग अधिकतर परकोटे से घिरे शहर में एकत्रित हैं। इस कथन से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, ऑप्शन देखिए। निष्कर्ष कह रहा है विद्युत लेपन वाले उद्योग अवश्य बंद होने चाहिए। देखिए ऐसा कोई कथन में निष्कर्ष नहीं है। परकोटे से घिरे शहर में प्रदूषण अधिक है, प्रदूषण के संबंध में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है परकोटे वाले में, तो ना ही ये निष्कर्ष निकलता है। तो ना तो एक निकलता है, ना ही आपका 2 निकलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, विशिष्ट कृति मई फेयर लेडी जीबी शाह के नाटक पिग्मलियन पर आधारित थी। विशिष्ट कृति मई फेयर लेडी जीबी शाह के नाटक पिग्मलियन पर आधारित थी। इसका क्या है, माई फेयर लेडी नाटक का इसकी रूपांतरण था। जीबी शाह एक नाटककार थे। माई फेयर लेडी में लिंजा डोलिटल तथा हेनरी हिगंटन की कहानी है। तो देखिए इस कथन से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, देखिए जीवी शाह के नाटक पर आधारित थी, इसका मतलब जीवी शाह एक नाटककार थे, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, जीवी शाह एक नाटककार थे, ये तो आपका कंफर्म है। बाकी माई फेयर लेडी नाटक का इसकी रूपांतरण था, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए ये दोनों तो निकल गए, केवल और केवल कौन सा निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 निष्कर्ष निकल रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई ने सेबी को सूचित किया है कि उसे अपने सुनिश्चित वापसी मासिक आय प्लान को ब्याज दर में कटौती करनी होगी। जहाँ तक यूटीआई का विषय सुनिश्चित वापसी विरोधाभासी है। यदि यह होता है तो निवेशक अपने आप को छला हुआ महसूस करें। ऑप्शन है आपके, जहाँ तक यूटीआई का विषय है सुनिश्चित वापसी विरोधाभासी है, यदि यह होता है तो निवेशक आपके छला हुआ महसूस करेंगे। सेबी एक नियामक निकाय है। देखिए विरोधाभासी है या नहीं है, तो देखिए ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया है। यदि यह होता है तो छला हुआ महसूस करेंगे, ये भी नहीं बोला गया है। सेबी एक नियामक निकाय है, ये वाली बात कथन में नहीं बोली गई है, लेकिन एक्चुअल में तो है। तो कथन के अनुसार हमें आंसर देना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, कोई भी अंतर्निहित नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विभिन्न म्यूचुअल फंडों के न्यूज लेटर को सरसरी तौर से देखने से किसी को ऐसा लगेगा कि म्यूचुअल फंड सबसे अधिक धन से भरे हैं। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स धन से भरे हैं। आज एक से अधिक म्यूचुअल फंड हैं। विभिन्न म्यूचुअल फंडों की बात चल रही है, तो इसका मतलब एक से अधिक म्यूचुअल फंड तो आपके हैं ही। कौन सा रेफरेंस पे निकलना है आपका, सी आपका एकदम राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए,
देखिए कथन कह रहा है 64 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय जाती हैं, यह 64 नंबर की बस है। अधिकांश बोला गया है यहाँ पे, तो इस पर ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष कह रहा है यह बस मेरे कार्यालय जाती है, अधिकांश बसें जाती हैं, तो जरूरी नहीं ये बस जाएगी जाएगी, ये तो नहीं होगा। यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, संभावना है आपकी। ठीक है, तो ना तो एक बनना है, ना ही दो। ठीक है, कोई भी लागू इसमें नहीं है। वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच का संबंध निम्नलिखित व्यवहारिक सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। विद्यार्थी, अंशकालिक कर्मचारी, लड़कियां, स्तनधारी, मानव, सरीसृप, महिलाएं, माताएं, बहनें और अभियंता, निश्चर, शहरी निवासी। देखिए इसमें ये ऑप्शन आपको एकदम सही बैठ रहा है। कुछ विद्यार्थी अंशकालिक कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ कर्मचारी विद्यार्थी हो सकते हैं। कुछ अंशकालिक कर्मचारी लड़कियां हो सकती हैं, कुछ लड़कियां अंशकालिक कर्मचारी हो सकती हैं। कुछ विद्यार्थी लड़कियां हो सकते हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हो सकती हैं। तो ये आपका पहले ही मैच करना है। ठीक है, और 97 क्वेश्चन देखिएगा। आपको सिलेन का कोड बताना है, इनमें सिलेन का कोड किसमें बनेगा। तो मैंने आपको इस तरीके क्वेश्चन करने का तरीका बताया था कि आप इसमें पीछे से इसको मैच करिएगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि एन का जो कोड है वो इनमें से मैच कर रहा है या नहीं करना। देखना है हमें 20 एन का कोड है कि नहीं। 20, 20 मतलब 2 जीरो पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है, जबकि है कितना यहाँ पे 20 है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। 32 पे आपका क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो हमें चाहिए क्या, एन चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और फिर क्या है, 40 पे एन है, तो ये हो सकता है। 21 पे एन है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे इस तरह से हट गए। अब चेक करना हमें आई का कोड, किसका, आई का कोड चेक करना। क्या 34 आई का कोड है, क्या 34 आई का कोड है। क्या 14 आई का कोड है, क्या 14 आई का कोड है, तो नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से कम समय में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 98 क्वेश्चन भी आपका सेम टाइप का है, तो इस क्वेश्चन को आप इन दोनों आर्ग्यू की मदद से आप सॉल्व करिएगा। ये ऑप्शन है, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 99 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि जेड का अर्थ क्या है, जोड़ना, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। और एक्स का अर्थ क्या है, गुणा करना, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए। यहाँ पे जेड था, वहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जेड है वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और कहाँ एक्स आपका, और तो कहीं नहीं है। और बाई का अर्थ क्या है, बाई का अर्थ है भाग देना, बाई के यहाँ पे कितना आ जाएगा, भाग आ जाएगा, बाई के यहाँ पे भाग हो जाएगा। ठीक है, डब्लू का अर्थ क्या है, घटाना, डब्लू कहाँ है आपका इसमें, इसमें डब्लू तो आपको दिख ही नहीं रहा, इसमें डब्लू है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें बोर्ड मास का नेम लगा दीजिए। बोर्ड मास का नेम कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ब्रैकेट के बाद में फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 भागे 11 और 4 15। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का 3 है, गुणा 4 है, और ये आपका 19 प्लस 3 22। ठीक है, और ये भागित 11, 11 गुणा 3, और फिर ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं तो गुणा आता है, तो 3 और 2 5, ये आपका बन गया। इसको सॉल्व करें तो भाग करेंगे पहले, तो 15 भाग करेंगे, एक आ जाएगा, प्लस 22 में 11 का भाग करेंगे, यहाँ से 2 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 2 प्लस के 3 गुणा 5। ठीक है, अब प्लस का नंबर आएगा, सॉरी अब नंबर आएगा गुणा का, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24 और 5 तिया 15, 1 प्लस 24 प्लस के 15, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 24 सॉरी 25 और 15 40। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, 22 में 11 का भाग करेंगे तो 2 आएगा, और फिर चिन्ह तो आपका गुणा का रहेगा। ठीक है, इसका चिन्ह रहेगा यहाँ पर गुणा का ही रहेगा, तो ये आपका गुणा करेंगे तो 5 या 15 दूनी 30, 3 चौक 120, 360, 360 प्लस 1 361, यानी 1 प्लस 360 यानी कितना आ जाएगा 361। ठीक है, कितना आंसर बनेगा 361, आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन दिया है
कि जो संबंध आपका इनमें बन रहा है वही संबंध आपका इसमें किस में बन रहा है। देखिए क्या संबंध बन रहा है इसमें, 100 30 10 कैसे बनाया है, तो 100 कैसे बनता है, 100 बनाया आपका 30 × 3 प्लस के 10। ऐसे ही 250 कैसे बनाया, 250 बनाया आपका 60 × 3 प्लस के 70। अब ऐसा संबंध इसमें किस में बन रहा है, तो आप देखेंगे, देखिए इसका 3 गुना तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो आपका नहीं बनेगा। इसका 3 गुना में इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। इसका 3 गुना इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। इसका 3 गुना करेंगे तो 22 3 66, यानी कि 660 प्लस 40 700। इसमें बनना है आपका डी ऑप्शन में था, आपका रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12। वीडियो आपके काम आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।